अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। हरे चारे हेतु ज्वार की खेती। भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारियां और उनका निदान। खरीफ के फसलों में कैसे करें समेकित खरपतवार प्रबंधन। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में 137 मिलियन टन उत्पादन करके नंबर 1 पर है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस दूध उत्पादन के लिए बहुत अधिक पशु संख्या का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में दुधारू पशुओं में दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की तुलना में कम है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें देश में पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना होगा और इसके लिए उन्नत नस्लों के साथ हरे चारे की कमी को भी दूर करना होगा। इस समय हरे चारे के लिए पशुपालक ज्वार की खेती करके अपने पशुओं के लिए उत्तम चारे की व्यवस्था कर सकते हैं और इस बारे में जानकारी लेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कुलवीर सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। ये जो ज्वार की फसल है, चारे की एक उत्तम फसल है और हरे चारे की काफ़ी कमी है। इसके चलते पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है हरे चारे की कमी से। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेत में इस समय में ज्वार उगा सकते हैं, तो पशुओं का स्वास्थ्य और उसका उत्पादन बरकरार रहता है। और ये बहुत ज़रूरी है हरे चारे उत्पादन के लिए कि किसान भाई इस समय अपनी ज्वार खेत में उगाए और पशुओं का ध्यान रखे। किसान कई बार अपने जलवायु के अनुसार किस्मों का चयन नहीं करते, जिससे उनकी फसल से अच्छी उपज नहीं मिलती, साथ ही फसल की उचित बढ़वार भी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि उन्नत किस्मों का चयन जलवायु एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। तो हरे चारे के लिए उगाए जाने वाली ज्वार की उन्नत किस्में कौन सी हैं, आइए जानते हैं। और ज्वार दो तरह की होती है, एक मल्टी कट होती है, एक सिंगल कट होती है। सिंगल कट का मतलब है जिसकी कटाई हम एक बार ही करेंगे। तो उसकी जो प्रमुख किस्में होगी वो है PC6 है किस्म, दूसरी PC9 है, तीसरी HC 136 है और जो 4 नंबर की किस्म है वो 171 है। दूसरी तरह की जो हमारी किस्म है ज्वार की वो मल्टी कट जिसको हम बोलते हैं, उसकी 3 से 4 बार कटाई कर सकते हैं। और उसका जो बुआई का सही समय होगा उसका होगा मार्च और अप्रैल क्योंकि उसका निकल गया है, मई निकल गया है भी, पर अब भी कुछ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसका जो प्रमुख किस्में हैं उसकी मल्टी कट की वो है हमारी नंबर 1 सुडेक्स है, एक PAU की किस्म है, SSG 59-3 है किस्म। से अच्छा बीज कहीं विश्वसनीय सूत्र से या दुकानदार से आप ले सकते हैं। और क्योंकि वो एक बार लगाने से 3 या 4 बार वो चलती है, अभी थोड़ा लेट हो गया उसके लिए, पर उसको अभी समय है, अभी लगा सकते हैं उसको भी। अब जानते हैं कि चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह अगर हम प्रति एकड़ बीज की बात करते हैं, इसमें तो 18 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति एकड़। और उसका जो
और इसका जो चारा उत्पादन है वो हमारा होगा 150 से 200 क्विंटल, कुछ कभी कभी ज़्यादा भी होता है, तो 200 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के आसपास इसका चारा किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। हरे चारे के लिए ज्वार की बुआई की बात करें तो किसान भाई ध्यान रखें कि ये समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है। अब बात करते हैं बुआई से पूर्व किए जाने वाले कार्य की। तो इसकी बुआई के लिए खेत को एक बार मिट्टी पलट हल से तथा 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके इनमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर खेत में अच्छी प्रकार से मिला लेते हैं। खाद एवं उर्वरकों को कितनी मात्रा का प्रयोग इस फसल में करना है, आइए जानते हैं। इसकी कल्चर प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, उसमें खाद का ध्यान रखें और खाद जो है वो DAP इसमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें DAP लगाते हैं। उसके बाद पहली सिंचाई करने के बाद या उससे पहले इसमें यूरिया भी ज़रूरी है इसका छिड़काव करना, और वो जो छिड़काव की दर होगा प्रति एकड़ वो लगभग 30 किलोग्राम या 35 किलोग्राम प्रति एकड़ होना चाहिए। इसके बाद ये किसान भाइयों ये लगभग 80 दिन के आसपास ये तैयार हो जाएगी आपकी कटाई के लिए, और आप इससे पशुओं को डायरेक्ट खिला सकते हैं हरे चारे के रूप में। कुछ भाई साइलेज भी इस पर बना सकते हैं, साइलेज के लिए भी बड़ा अच्छा इससे साइलेज बना सकते हैं किसान भाई। हरे चारे के लिए ज्वार जरूर उगाइए और इसके अपने जो पशुधन है उसको स्वास्थ्य उसका बेहतर करिए और उसका उत्पादन क्षमता बनाए रखिए। अक्सर गांव में जो किसान भाई है हार्वेस्टिंग में, क्योंकि पशु एक बड़े डेयरी फार्मर होते हैं जिसके पास ज़्यादा पशु होते हैं 25, 50, 100 पशु, एक छोटे किसान है जिसके पास घर में 3, 4 या 5 पशु है, वे डेली आते हैं और जो दरांती उसको बोलते हैं उससे हमें कटाई करते हैं नीचे से बिल्कुल मिला के इसकी कटाई कर लेनी चाहिए सिंगल कट की, क्योंकि वह दोबारा उसका फुटाव नहीं होता। इसलिए अगर मल्टी कट है उसको थोड़ा छोड़ कर उसकी कटाई करते हैं, 1-2 इंच नीचे से छोड़ देना चाहिए उसको कटाई के लिए, उसका फुटाव अच्छा होता है सेकंड कटिंग में। बीमारी के इसमें कुछ कीड़े इसमें लगते हैं, कई बार इसमें दिमक का भी असर देखने को मिलता है, कई बार किसान बोलते हैं, तो उसके लिए क्लोरोफाइरोफोस है उसका हम छिड़काव करते हैं पानी भरने के बाद में खेत में। और या ऊपर का कीड़ा कोई पत्ती खाने वाला कीड़ा हो तो उसके लिए हम मोनोक्रोटोफास यूज करते हैं। मोनोक्रोटोफास अगर हम डालते हैं तो 1 लीटर 1 एकड़ में काफ़ी है ज्वार के लिए। किसानों को तो सलाह देंगे कि सबसे मुख्य बात यह है किसानों के लिए किस्म सबसे जो मेन बात है वो, क्योंकि किसान बाजार में जाते हैं और उनको किस्म का सही पता नहीं होता, जो भी दुकानदार या बीज विक्रेता उनको देता है सीड्स वही लेके उसको बिजाई करते हैं किसान, और उनका जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। अगर वो किसान भाई को सही किस्म के बारे में ज्ञान होगा, उसका नाम पता होगा, तो वो अच्छा बीज उसको बीज विक्रेता से मिल सकता है और उसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा हो सकता है। तो दोमट या बलुई दोमट इसके लिए अच्छी उपयुक्त भूमि मानी जाती है, तो किसान भाई है कि इसको इन भूमि में इसका लगाए इनको। उनमें ये मैं बताया था पहले, कुछ खेत ताकतवर होते हैं उसमें थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, पर 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी हम उपज ले सकते हैं प्रति एकड़। हमारे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसान भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, लेकिन भेड़ बकरियों को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब इनकी देखरेख उचित तरीके से की जाए। लेकिन आगे बारिश का मौसम आने वाला है और इस मौसम में उचित देखरेख के अभाव में भेड़ बकरियां कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे भेड़ बकरी पालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनसे बचाव हेतु टीकाकरण आप कब और किस तरह से करवाएं, इसी बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अयूब। मैं आपको इस मरु क्षेत्र में होने वाली प्रमुख भेड़ व बकरियों में होने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में बताऊंगा। हमारे किसान भाई भेड़ एवं बकरी पालन भी करते हैं और इसके साथ ही इन भेड़ बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये बीमारियां, आइए जानते हैं। जो मुख्य बीमारी है इस क्षेत्र की भेड़ बकरियों की एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे ग्रामीण आम भाषा में फड़किया बोलते हैं। इसके मुख्य लक्षण, जानवर ज़मीन पर गिर जाता है
पेट में तेज़ दर्द होता है, टांगे उछालता है, सर पटकता है और किसी भी तरह का इलाज कारगर नहीं होता है और जानवर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस बीमारी से बचने का सही तरीका ये है कि समय पर इस एंटीटॉक्सिमिया का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवा लिया जाए। माता, ये भेड़ों का भेड़ व बकरी दोनों में होने वाला प्रमुख रोग है। इसमें शरीर पर दाने उभर आते हैं, पूरे शरीर पर, आँखों पर, पूरे बदन पर, थनों पर और सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। पशु को तेज़ बुखार होता है और कमज़ोर और बच्चे इस बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे बचने का तरीका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण है। ये साल में एक बार लगाया जाता है। पशुपालक को आपको एक तीसरी खतरनाक बीमारी जो इस मरु क्षेत्र में होती है, ओरी, जिसे हम लोग पीपीआर के नाम से जानते हैं, वो भेड़ व बकरियों दोनों ही जानवरों को प्रभावित करती हैं। ये बीमारी मुख्य रूप से बकरियों की बीमारी है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण तेज़ बुखार होना जो कि 106-107 तक पहुंच जाता है, आँख और नाक से पानी आना, मुंह में छाले हो जाना, पूरे बदन पर बारीक बारीक दाने उभर आते हैं और दस्त हो जाना, कभी कभी दस्त के साथ खून भी आने लगता है। बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक कभी भी आप इस बीमारी से टीकाकरण करवा सकते हैं। इस बीमारी से इम्यूनिटी जो बचाव है वो 3 साल में एक बार है। ये वास्तव में एक बार टीकाकरण करवाने के बाद पशु को हम 3 साल तक इस बीमारी से बचा सकेंगे। तीसरे साल जाके हमें ये टीकाकरण करवाना ज़रूरी हो जाता है। एक मुख्य बीमारी और होती है जो कि गाय भैंसों की बीमारी है, जिसे मुंह और खुर पका रोग बोलते हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण ये मुंह में छाले हो जाते हैं, खुर पक जाते हैं, तेज़ बुखार होता है, कमज़ोर और बूढ़े जानवर तेज़ी से मरते हैं। इस बीमारी से भी बचाव का तरीका टीकाकरण ही है जो साल में एक बार करवाया जाता है, जिसका उपयुक्त समय दिसंबर जनवरी के आसपास है। अब पशुपालकों एक बीमारी जिसे आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, गलतियाँ जिसे आप कहते हैं, ये एक किस्म की खतरनाक बीमारी है। तो इस रोग की हम पशुपालकों को यही सलाह देते हैं कि इस रोग की पहचान होते ही जल्दी से जल्दी पहचान करके अपने रेवट से तुरंत हटा दें। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों में धान, मक्का, ज्वार और बाजरा सहित तिलहनी, दलहनी फसलों की खेती काफी बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। लेकिन जब इन फसलों की उत्पादकता की बात आती है तो पता ये चलता है कि इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। इस कम उत्पादकता के कारणों में देशी किस्मों का चयन, खेती के परंपरागत प्रबंधनों, कीटों और रोगों का प्रकोप आदि के अलावा खरपतवारों की समस्या मुख्य कारण है। क्योंकि खरीफ में बरसात के कारण खरपतवारों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उत्पादन में लगभग 30 से 35% से लेकर 100% तक की कमी आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे किसान भाई खरपतवारों के रोकथाम के प्रति लापरवाही कर जाते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें खरीफ फसलों में समेकित खरपतवार प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश।
किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्वों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है तथा दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों को फैलाने का कार्य भी करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, अब प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव कैसे होता है। तो इनका जमाव और फैलाव बीजों में प्रयोग होने वाले अशुद्ध बीजों द्वारा पिछले फसल में उगे खरपतवार के बीजों से, पशुओं के गोबर और चराई से, सिंचाई जल में बहकर आने वाले खरपतवार के बीजों से होता है। जहाँ तक खरीफ फसलों में खरपतवार होने से होने वाली हानि का प्रश्न है, तो न्यूनतम 20 से 40% तथा कभी कभी ये नुकसान 100% तक भी पहुँच जाता है। खरपतवारों में फसल के साथ प्रतिस्पर्धा का समय अलग अलग होता है। जैसे धान में रोपाई से लेकर 50 से 60 दिनों तक, मक्का, ज्वार, बाजरा में बुवाई से लेकर 35 से 40 दिनों तक, उर्द, मूंग में बुवाई से लेकर 40 से 45 दिन तक। गन्ना की फसल में खरपतवार का प्रकोप बरसात आने तक रहता है, उसके बाद ये नगण्य हो जाते हैं। फसलों से अच्छी पैदावार लेने के लिए इनको खरपतवार मुक्त रखना अति आवश्यक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण का खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसके साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण केवल निराई से ही संभव नहीं है, क्योंकि मजदूरों की मजदूरी बढ़ने के साथ साथ इनकी अनुपलब्धता भी आज के समय में एक प्रमुख समस्या है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन पद्धति को अपनाया जाना अति आवश्यक है, जिसमें ऐसा प्रबंधन करना होगा जिससे फसलों में खरपतवारों का प्रकोप कम से कम हो सके और खरपतवारों से फसल को कोई आर्थिक नुकसान न हो। इस पद्धति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई तथा मानसून से पहले प्राप्त वर्षा जल का लाभ उठाकर जुताई करने से खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा उपरांत उगे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, इसमें धान की जगह सोयाबीन फसल उगाने से धान में पाई जाने वाली जंगली लाल धान खरपतवार की संख्या कम हो जाती है। खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। बुवाई हमेशा लाइनों में करें और पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी तरह सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करें। खरपतवारों वाले क्षेत्रों से चराई करने आए हुए पशुओं की चराई खेतों में न कराएं। खरपतवार को रोकने के लिए फसल लाइनों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष के पलवार बिछाकर खरपतवार का नियंत्रण करें। ये विधि आपके नमी संरक्षण में भी सहायक होगी। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। नर्सरी उगाने वाले एरिया में मृदा सौरीकरण का उपयोग कर पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ कीट व रोगों की भी रोकथाम होती है। पेंडिमेथिलिन, एलाक्लोर और एट्राजिन ऐसे खरपतवार नाशी रसायन हैं, जिनका प्रयोग बुवाई के बाद बीज जमने के पूर्व किया जाता है। एट्राजिन खरपतवार नाशी रसायन मक्का, बाजरा तथा ज्वार फसल में काफी कारगर है। इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। मूंगफली, अरहर और सोयाबीन में पेंडिमेथिलिन या एलाक्लोर काफी प्रभावी है। पेंडिमेथिलिन की 30 ईसी सांद्रता वाले 3.3 लीटर दवा का प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करें। ऐसा करने से आपकी फसल 35 से 40 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रहती है। बुवाई और रोपाई के बाद प्रयोग होने वाले रसायनों में धान के खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सोडियम सॉल्ट का 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करना चाहिए। धान की सीधी बुवाई वाले खेतों में 20 दिन बाद और रोपाई वाले खेतों में रोपाई के 7 दिन बाद प्रयोग करना चाहिए। और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए ब्यूटाक्लोर की 2.5 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से धान की रोपाई के लिए 3 दिन के अंदर प्रयोग करें। किसान भाइयों, अपनी फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के लिए यदि आप खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बताई गई बातों को अमल में लाएंगे तो फसलों में खरपतवार उगेंगे ही नहीं, और फसल में जब खरपतवार नहीं उगेंगे तो आपको फसल से आशातीत उपज मिलेगी।
आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयन प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कुरक, जिला करनाल से रवि कुमार जी ने। यह अरहर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो रवि कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर की खेती और उत्पादन की बात करें तो भारत का योगदान इस फसल में लगभग 17% है। अब बात करते हैं इसकी बुआई से पहले किए जाने वाले प्रबंधनों की। तो इसमें मुख्य है भूमि का चयन, भूमि की तैयारी, बीज चयन, बीजोपचार, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई एवं बुआई विधि। अरहर की खेती करते समय बुआई के समय का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। इसकी बुआई के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का समय उपयुक्त होता है। उचित समय से बुआई करने पर अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अरहर की फसल की बुआई के लिए भूमि का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि इसके लिए हल्की दोमट, जीवाश्म युक्त अच्छे जल निकास वाली भूमि का ही चुनाव करें, जिससे कि इससे अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाई जहां पर अरहर की फसल लगाना चाहते हैं वहां की मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिससे कि ये ज्ञात हो जाए कि भूमि अरहर की खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर है तो इसमें कौन सी अशुद्धियां हैं एवं कौन से पोषक तत्वों की कमी है। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। तो प्रारंभ में इसे मिट्टी पलट हल से एक बार तथा 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद किस्मों का चुनाव करें। तत्पश्चात उपयुक्त किस्मों की बुआई करें, जो इस प्रकार है। अरहर की फसल की जो 2 मुख्य किस्में हैं यहाँ पे जो बीजी जा सकती हैं, मानक और यूपीएस 120। इसमें से भी मानक बेहतर है क्योंकि कम समय में पकती है, गिरती नहीं है, ऊंचाई इसकी मध्यम है और पैदावार में सबसे ज़्यादा इसकी औसत है। ये 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक की भी पैदावार इसकी ली जा सकती है। 5 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ इसका जरूरी डालना चाहिए। किसान जैसा देखने में आ रहा है बीज काफ़ी कम डाल रहे हैं। अच्छी ज़मीनों में 5 किलो और हल्की ज़मीनों में जिनमें खारे पानी का इस्तेमाल हुआ है 6 किलो बीज कम से कम डालना चाहिए। बीजों को बोने से पूर्व 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। फफूंद नाशक से उपचारित करने के बाद राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित करके बीज को छांव में रखकर सुखाएं, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। तो बोने के समय 20 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से सीड ड्रिल की सहायता से बेसल खाद के रूप में दें। साथ ही बीज की बुआई 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर किस्मों के मुताबिक उचित दूरी पर करें। निराई गुड़ाई हेतु बोने से 25 से 30 दिन पर पहली बार तथा 40 से 45 दिन पर दूसरी बार निराई एवं गुड़ाई हाथ से अथवा बीडर की सहायता से करें। रासायनिक खरपतवार नाशियों के लिए एलाक्लोर 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है सिंचाई की। तो इसमें फूल आने की अवस्था पर पहली एवं उसके 20 दिन पश्चात दूसरी सिंचाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कीट एवं रोग नियंत्रण। तो अरहर में कई प्रकार कीट एवं रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसमें पत्ती लपेटक, फली छेदक का प्रकोप प्रमुख रूप से देखा गया है। इनसे बचाव के लिए मोनोक्रोटोफॉस 35 EC 750 मिलीलीटर दवा 700 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के दर से करें। रोग नियंत्रण हेतु अरहर के प्रमुख रोग में जैसे उकटा अथवा अंगमारी एवं विषाणु जनित रोग प्रमुख हैं।
इनके नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम रोगरोधी किस्मों का चयन करें एवं अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए रेडोमिल दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए एवं विषाणु जनित रोगों के लिए मोनोक्रोटोफॉस 35 EC का 750 लीटर घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। तो किसान भाई, इस विधि से अरहर की खेती करके अधिक उपज की प्राप्ति आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि में आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आप फसलों के साथ साथ अंतर्वर्ती फसलों जैसे अरहर मक्का, अरहर मूंग, अरहर उड़द, अरहर मूंगफली आदि को उगाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं, जो कि बिना अरहर की उत्पादकता को प्रभावित किए इन फसलों से 4 से 7 क्विंटल उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉपुलर की खेती किसानों के लिए वरदान। जैविक कीटनाशी का महत्व और इसके उपयोग से लाभ। किसान भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट करिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।